to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार। आज हम लोग जो कहानी पढ़ रहे थे नेताजी का चश्मा, उसके अगले भाग पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, समझेंगे उसे। कल तक हम लोग जाने थे कि उस नेताजी की मूर्ति पर का चश्मा हमेशा बदल जाया करता था। हवलदार साहब के लिए यह बड़े विस्मय, बड़े आश्चर्य का विषय था कि आखिर ऐसा होता कैसे। तो लिखता है आगे कि हवलदार साहब ने मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण पान वाले से पूछा। आपको पहले बताया था कि वे चौराहे पर रुकते, पान खाते। तो जिस दुकान पर पान खाते, उसी पान वाले से उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बदले जाने का कारण उन्होंने उस पान वाले से पूछा। पान वाला एक खुशमिजाज व्यक्ति था, हमेशा अपने मुंह में पान ठूंसे रहने वाला। पान बगल में थूक करके वह हंसते हुए बताया कि यह काम कैप्टन चश्मा वाला करता है। वह मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है। कोई ग्राहक, उसने समझाया पान वाले ने, कि कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे चश्मे की मांग करता है, और अगर वैसा चश्मा उस कैप्टन चश्मे वाले के पास नहीं होता है तो वह मूर्ति पर लगे चश्मे को बेच देता है और इधर मूर्ति पर कोई दूसरा लगा देता है, बिठा देता है। तब हवलदार साहब को मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण समझ में आया। ये समझा कि किसी चश्मे वाले कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। तो चश्मा वाला अपनी छोटी सी दुकान से, छोटी सी दुकान इसलिए कि बड़ा दुकान होता तो उसके पास बहुत सारे चश्मे होते, फ्रेम होते, फिर वह एक ही फ्रेम सब दिन के लिए लगा देता। लेकिन हवलदार साहब के समझ में आया कि उसकी दुकान कोई बहुत बड़ी नहीं है, तो अपनी छोटी सी दुकान से गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन अगर कोई ग्राहक वैसा ही चश्मा मांगता है तो चश्मा वाला संभवतः, पाठ में लिखा है, नेताजी से क्षमा मांगते हुए मूर्ति से चश्मा उतार कर उस ग्राहक को दे देता है और बाद में मूर्ति पर दूसरा लगा देता है। हवलदार साहब के मन में फिर एक प्रश्न उठा, और प्रश्न का जवाब पूछते किससे? फिर उस पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहां गया। ओरिजिनल चश्मा से मतलब है कि नेताजी की मूर्ति संगमरमर की है, चश्मा रियल है, वास्तविक है, तो चश्मा भी तो संगमरमर का रहता। तो उन्होंने पूछा कि इनका ओरिजिनल चश्मा कहां गया। तो पान वाले ने बताया कि मास्टर बनाना भूल गया। तब हवलदार साहब ने जाना कि मूर्ति के नीचे जो मूर्तिकार का नाम लिखा है, मास्टर मोतीलाल, निश्चित रूप से इसी कस्बे का कोई मास्टर है। बेचारे से नगर पालिका वालों ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात कही होगी। तो जल्दी में उसने सोचा होगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। पत्थर तो पारदर्शी होता नहीं है, और वो मास्टर इस बात को समझ नहीं पाया होगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए, और चश्मा तो पारदर्शी होना ही चाहिए। बनाया भी होगा, हवलदार साहब ने सोचा कि संभवतः उसने बनाया भी होगा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर मूर्ति में फिट किया हो और वह बाद में निकल गया होगा। खैर, हवलदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के विषय में फिर पूछा कि क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है अथवा आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है।
पान वाले ने हंसते हुए बताया कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह तो पागल है, पागल। वह आ रहा है। सामने वो कैप्टन चश्मा वाला आ रहा था। उसी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि वह आ रहा है, उसी से बात कर लीजिए और हो सके तो कहीं उसका फोटो वोटो छपवा दीजिए। अब हालदार साहब को देशभक्त कैप्टन का इस प्रकार मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब ने जब कैप्टन चश्मे वाले को देखा तो वे अवाक रह गए। बेहद बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी, आंखों में काला चश्मा, हाथ में एक छोटी सी संदूकची, वो लोहे का चदरे का बना हुआ बक्सा संदूकची कहलाता है, संदूक से थोड़ा छोटा। तो एक हाथ में वो एक छोटी सी संदूकची, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए चश्मे के कुछ फ्रेम लिए वह फेरी लगा रहा था। मतलब उसकी अपनी कोई दुकान भी नहीं थी। वो ये चश्मा या चश्मे का फ्रेम घूम घूम करके, मोहल्ले में घूम घूम करके बेचा करता था। ये बात उसको देखने से पता चला। उसे देखकर हालदार साहब चक्कर में पड़े कि क्या कैप्टन ही उसका वास्तविक नाम है। मतलब हालदार साहब के मन में फिर एक सवाल उठा कि क्या इस व्यक्ति का वास्तविक नाम कैप्टन ही है। फिर किससे पूछते? पान वाले से। लेकिन इस बार पान वाला अधिक बातें करने को तैयार नहीं था। वो जब भी प्रश्न का जवाब देता उसे बार बार अपने मुंह का पान फेंकना पड़ता था। तो इस बार वह जवाब देने को तैयार नहीं था और ड्राइवर भी थोड़ा बेचैन था। तो हालदार साहब ने कैप्टन के बारे में सोचते हुए फिर जीप में बैठकर वे चले गए। आगामी 2 वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। हालदार साहब उधर से गुजरते, पान खाते, मूर्ति देखते, चश्मा बदला हुआ दिखाई देता। कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, कभी धूप वाला चश्मा, कभी गोगो, तरह तरह के चश्मे नेताजी की मूर्ति पर उसे दिखाई देते। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि देखा तो नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, न रियल और न ही वो बनावटी, कोई भी चश्मा नहीं। फिर हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि क्यों भाई, आज तुम्हारे नेताजी के चेहरे पर चश्मा नहीं है। कैप्टन वो पान वाला बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि वो कैप्टन अब मर गया। हालदार साहब को उससे अधिक कुछ पूछने की इच्छा नहीं रही। वे सारी बातें समझ गए कि वो कैप्टन चश्मा वाला जो मूर्ति पर चश्मा लगाया करता था या चश्मा बदला करता था, अब हमारे बीच नहीं है। और मन ही मन उस व्यक्ति के प्रति अपना श्रद्धा भाव समर्पित करते हुए फिर जीप में बैठ करके जाने लगे। और एक बात यहां पर पाठ में लिखा है कि देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी आज लोग हंसते हैं। क्या कैप्टन चश्मा वाला ऐसा व्यक्ति नहीं था? लेकिन फिर भी उसका मजाक उड़ाया जाता था। समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला वह पान वाला उस व्यक्ति का मजाक उड़ाता था जो ऐसा करता था, जो नेताजी के प्रति या एक देशभक्त के प्रति अपनी श्रद्धा इस रूप में समर्पित करता था। क्या हम कैप्टन चश्मे वाले को एक देशभक्त नहीं कह सकते? लेकिन हमारा समाज उसका भी मजाक उड़ाता है। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति लिखा है कि खुद अपने लिए बिकने के मौके ढूंढता है। अपने लिए बिकने के मौके ढूंढने का मतलब होता है कि हर व्यक्ति आज बिकने को तैयार दिखाई देता है। वह कुछ भी, चाहे कुछ भी करा लो, पैसे दो, सब ठीक है। तो इस तरह की स्थिति आज हमारे समाज की बनती चली जा रही है।
खैर, कहानी के अंतिम भाग में लिखता है कि फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि जब वो हवलदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने ड्राइवर को समझा दिया कि आज उस चौराहे पर, उस कस्बे के चौराहे पर रुकना नहीं है, मुझे पान भी नहीं खाना। चूंकि वह जानते थे कि मैं जब वहां रुकूंगा तो मूर्ति दिखाई देगी, और मूर्ति दिखाई देगी तो मन में एक कष्ट, एक दुख उस कैप्टन के प्रति आएगा। तो उन्होंने सोचा कि आज हम वहां रुकेंगे ही नहीं। ड्राइवर से ऐसा कह भी दिया, लेकिन आदत तो वही थी। जब उनकी जीप उस चौराहे से गुजरने लगी तो एकाएक उनकी दृष्टि उस मूर्ति की तरफ गई, और मूर्ति की तरफ दृष्टि जाते ही उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। गाड़ी तेजी में चल रही थी, एकाएक रुकी। गाड़ी रुकते न रुकते हवलदार साहब गाड़ी से बाहर निकले, मूर्ति के सामने अटेंशन की मुद्रा में खड़े हुए। मूर्ति को गौर से देखा तो पाया कि मूर्ति पर सरकंडे का एक चश्मा, सरकंडा एक तरह का घास होता, पानी वाले जगह पर पाया जाता, तो सरकंडे का एक चश्मा लगा हुआ है। इतनी सी बात, पाठ में अंत में लिखता है कि इतनी सी बात से हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात, यही विचार करने की बात है कि क्या यह बात वास्तव में इतनी सी बात थी? जिसने भी मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया था, जैसा छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं, निश्चित रूप से यह काम किसी न किसी बच्चे का ही था, और बच्चा यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा है आने वाली पीढ़ी का। हवलदार साहब को इस बात से संतुष्टि मिली कि आज का समाज, भले ही समाज का कुछ वर्ग, सब तो नहीं कह सकते, कुछ लोग भले ही ऐसे देशभक्तों का मजाक उड़ाता हो, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी इन देशभक्तों के महत्व को समझेगी, और उससे जितना तक संभव हो सकेगा, बच्चों से जितना तक संभव हुआ, अगर उसे यही संभव हुआ कि वह सरकंडे का ही चश्मा बना पाए तो सरकंडे का ही चश्मा लगा दिया। और ये छोटी सी बात हवलदार साहब के मन में बैठ गई, और उन्हें इस बात की संतुष्टि मिली कि चलो, आने वाली पीढ़ी इतना तो कर रही है। तो यही यह कहानी है जो हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता है। कहानी को एक बार पुनः आप आद्योपांत पढ़ेंगे, और तब फिर अगली बार हम लोग प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।